नमस्कार, खबर में दम है में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज इस हफ्ते के सबसे बड़े शो खबर में दम है में बात होगी। हम आपको दिखाते हैं वो खबरें जो पूरे सप्ताह सबसे ज्यादा चर्चा में रही। तो सबसे पहले बात होगी राजस्थान में जातीय जनगणना की। चुनाव से ठीक पहले सीएम गहलोत ने योजनाओं का पिटारा तो खोला हुआ है और नए जिलों के साथ ही प्रदेश में जातीय जनगणना करवाने का ऐलान कर दिया है। और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि क्या राजस्थान में जातीय जनगणना नहीं हो पाएगी, क्या राजस्थान में 3 नए जिले भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ऐसे ताने बाने बन रहे हैं। तो इस पर सबसे बड़ा अड़ंगा डाल देंगे। वहीं सबसे बड़ा हत्यारा और अय्याशबाज अब कई खुलासे करने वाला है। मोनू मानेसर 4 दिन की रिमांड पर है। तो बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं खबर में दम है। जातिगत जनगणना का मुद्दा बिहार से निकलकर राजस्थान पहुंच गया है। अब तक इस मामले में नपी तुली बात करने वाली बीजेपी से भी मूल ओबीसी को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की मांग की जाने लगी है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखते हैं। चुनाव से पहले सीएम गहलोत का मास्टर स्ट्रोक। 3 जिले नए बनाने की घोषणा करी हम, क्योंकि हमारे पास रिक्वेस्ट आ गई थी उनकी। नए जिलों का ऐलान और जातीय जनगणना का दौर। आंकड़ों से किसे फायदा, किसे होगा नुकसान। कांग्रेस के कदम के बाद विपक्ष में भी उठी मांग। कि गंगानगर हनुमानगढ़ की 11 सीटें हैं, जिसमें 3 रिजर्व है। उसके बाद बची 8 सीटें। 8 सीट में हम 3 सीट की डिमांड कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम गहलोत लगातार मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं। एक के बाद एक बड़े ऐलान कर वे विरोधियों के छक्के छुड़ा रहे हैं और उनकी रातों की नींद तक हराम कर रहे हैं। अब विपक्ष को भी 5 साल वाली राजस्थान की गद्दी की प्रथा से भी डर लग रहा है और शायद यही कारण है कि पीएम मोदी को भी राजस्थान की पिच पर उतरना पड़ रहा है और लगातार दौरों से वे राजस्थान के वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सीएम गहलोत का मास्टर स्ट्रोक हर बार बाउंड्री के पार जा रहा है। दरअसल आचार संहिता लगने से ठीक पहले सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर 3 नए जिलों की घोषणा कर दी, जिसके बाद अब राजस्थान में 50 की जगह 53 जिले होंगे। और अब इसे कांग्रेस कार्यकर्ता सीएम गहलोत का मास्टर स्ट्रोक समझ रहे हैं, क्योंकि सीएम के 19 नए जिलों के ऐलान के बाद से कुछ जगहों पर धरना प्रदर्शन चल रहा था और कई लोग अपने अपने कस्बों को नए जिलों की मांग कर रहे थे, जिसे सीएम गहलोत ने पूरा कर दिया। करती है, करने जा रहे हैं, वादी कर देंगे। 3 जिले, नंबर 1 सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन। सीएम गहलोत ने जैसे ही सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन को जिला घोषित किया, लोग जश्न में डूब गए। ढोल बजाया गया, पटाखे फोड़े गए और एक दूसरे का मुंह मीठा कराया गया। लंबे समय से सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन के जिला बनने की राह तक रहे लोगों ने सीएम को धन्यवाद किया। मैं मालपुरा के जिला बनने पर कोर कमेटी को और अनशनकारियों को सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं और उन आदमियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस व्यास सर्किल के मंच पर अपना पूर्ण समय दिया, कभी निराश नहीं हुए और जिले की लेकर आस जो आज पूरी हुई है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक आभार। ये सबसे ज्यादा श्रेय मालपुरा की
जनता को और कोर कमेटी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनकी 186 दिन की मेहनत रंग लाई है। और दूसरे अशोक गहलोत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जो हमारी जन भावना को समझे और इसको जिला बनाया। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले मैं डीके कल्याण जी मुखर्जी बारंबार नमन करके उनको शुक्रिया, हार्दिक धन्यवाद, प्रणाम बोल रहा हूँ। आज उनकी कृपा है कि आज मालपुरा जिला घोषणा हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पूरे मालपुरा की जनता की तरफ से हार्दिक बधाइयाँ, धन्यवाद। इतना ही नहीं, सीएम गहलोत ने पिछले 60 दिनों से लगातार जन आंदोलन कर रहे बीकानेर के खाजूवाला के लोगों को भी बड़ा तोहफा दिया और खाजूवाला व छतरगढ़ तहसील को बीकानेर जिले में ही रखने का फैसला ले लिया है। देखिए, जब मुख्यमंत्री जी ने 19 जिले बनाए तो अधिकारियों ने जो नीचे से जैसी रिपोर्ट दी वैसी की वैसी वो चलेगी। और हमारा छतरगढ़ और खाजूवाला ये भी अफसरों की त्रुटि से इसको भी जो है अनूपगढ़ में कर दिया गया था। वहां आंदोलन भी हुआ। फिर मेरे नेतृत्व में करीब 100 आदमी, जिसमें अधिकतर सरपंच थे, वहां के मुखिया थे, कांग्रेस के पदाधिकारी थे, कुछ सामाजिक संगठन थे। तो हम सब लोग जब मुख्यमंत्री जी से मिले तो मुख्यमंत्री जी ने इस बात को गंभीरता से सर्वे करवाया। तो मैं 24 अगस्त को जाकर के करीब 5000 आदमी खाजूवाला में, 2-3 हजार थे छतरगढ़ में, मैंने घोषणा कर दी थी। और मैंने खाजूवाला की जनता को विश्वास दिला दिया था, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन छतरगढ़ खाजूवाला वापस बीकानेर में सम्मिलित करेंगे। वही सीएम के ऐलान के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए योजनाओं का सहारा ले रही है। कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अशोक गहलोत सरकार ने ये एक शगुफा छोड़ा और शगुफा के माध्यम से कुछ लोगों से चर्चाएं करके, और क्योंकि सरकार पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी डिपेंडेंट सरकार है, ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों से जबरन कुछ डेटा इकट्ठा करके और उसके आधार पर यह विजन डॉक्यूमेंट बनाने का अपनी सरकार के 90% फेल्योर, अपनी सरकार द्वारा घोषित योजनाओं, अपने ही सरकार के विजन डॉक्यूमेंट जो इन्होंने संकल्प पत्र के नाम पर 2018 के चुनाव के समय प्रस्तुत किया था, उसके फेल्योर को अब एक नए कलेवर में प्रस्तुत करने का काम इन्होंने इसके माध्यम से किया है। 15 साल तक राजस्थान का मुख्यमंत्री होने के नाते हर 5वें साल के अंत में जिस तरह राजस्थान की जनता ने उनके द्वारा घोषित वादों, उनके द्वारा किए गए वादों, उनके द्वारा की गई घोषणाओं के धरातल पर न उतरने के बाद जिस बुरी तरह से पराजित करके उन्होंने सत्ता से कुर्सी से खींच करके नीचे गिराया, चाहे वो 2008 का चुनाव हो, 2003 का चुनाव हो, 2013 का चुनाव हो या 2023 का चुनाव, इन दोनों चुनावों के समय में जिस तरह से उठा करके गिराया, ठीक उसी तरह की तैयारी एक बार फिर जनता ने कर ली है। और इस भ्रमजाल में, इस मायाजाल में अब की बार राजस्थान की जनता नहीं आने वाली। नए जिलों के ऐलान और खाजूवाला छतरगढ़ तहसील के लोगों को राहत देने के बाद सीएम गहलोत ने राजस्थान की सियासी पिच पर दूसरा छक्का तब मारा जब उन्होंने बिहार की तर्ज पर राजस्थान में भी जातीय जनगणना कराने का वादा कर दिया। दरअसल 2023 और 2024 के सियासी महासंग्राम से पहले जाति जनगणना का मुद्दा राजस्थान तक पहुंच गया। बिहार की तर्ज पर राजस्थान सरकार भी जातिगत आधारित जनगणना करवाएगी। कांग्रेस कोर कमेटी के लंबे मंथन के बाद सीएम गहलोत ने साफ कर दिया कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी भी होनी चाहिए। इसका आदेश जारी करेगी कि जनसंख्या जाति वाइज बिहार के पैटर्न पर, क्योंकि इसमें संविधान की कई बात आती है, सुप्रीम कोर्ट तक भी इसमें अपने कॉमेंट दे चुके हैं। उन सब बातों का ख्याल रखते हुए हम जनगणना जाति वाइज करवाना शुरू करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये जनगणना होना इसलिए आवश्यक है कि सरकार अपनी योजना बनाते वक्त ध्यान रख सके। सोशल सिक्योरिटी की बात करते बार बार, वो तभी लागू हो सकती है तो मालूम पड़े कि जाति वाइज क्या स्थिति है, क्या उनके लिए योजना बन सकती है। हमारे महाधिवेशन कांग्रेस का, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महाधिवेशन, उसके अंदर जो प्रस्ताव पास हुआ उसके आधार पर हमने तय किया है राजस्थान सरकार भी बिहार की तरह
जातिगत जनगणना करवाएगी और उसके बाद में राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं जितनी जिसकी जो जनसंख्या है उसकी भागीदारी उतनी होनी चाहिए। इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए हमने तय किया है कि राजस्थान सरकार जो है उस मैंडेट को सामने रख करके, कांग्रेस मैंडेट को, आज हम सब ने सर्वसम्मति से बात करी है कि राजस्थान सरकार इस अभियान को घोषित करे। हमारी जो मंशा है पार्टी की वो सामने लाएं। जातिगत जनगणना के पीछे ठोस तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि आरक्षण के बारे में कोई भी फैसला आंकड़ों के बिना संभव नहीं है। जातियों की गिनती नहीं होने से हमें यह पता नहीं कर पाते कि देश के विभिन्न जातियों के लोग कितने हैं और उनकी शैक्षणिक आर्थिक स्थिति कैसी है, उनके बीच संसाधनों का बंटवारा किस तरह का है और उनके लिए किस तरह की नीतियों की आवश्यकता है। दरअसल राजस्थान में जातीय जनगणना पहले भी हो चुकी है। 1931 में ऐसी ही जनगणना हुई थी। उस वक्त का राजपूताना एजेंसी और अजमेर को मिलाकर जातिगत जनगणना की गई थी, जिसे संयुक्त रूप से आज का राजस्थान माना जा सकता है। आपको राजस्थान में 1931 में हुई राजस्थान में जातीय जनगणना की जानकारी ठीक से देते हैं। 1931 की जातीय जनगणना। राजस्थान में जातीय जनगणना 1931 में हुई थी। 1931 में राजस्थान की आबादी 1,17,86,000 थी। 1931 की जनगणना में 393 जातियों की गिनती हुई थी। 9 जातियों की आबादी 3 लाख से 10,72,000 के बीच थी। 13 जातियों की आबादी 1 लाख से 3 लाख के बीच थी। 54 जातियों की आबादी 10,000 से 50,000 के बीच थी। 215 जातियों की आबादी 1,000 से भी कम थी। 215 जातियों की कुल आबादी 44,863 थी। वहीं राजस्थान में 1931 में हुई जातीय जनगणना में जाट, ब्राह्मण, राजपूत, मीणा, गुर्जर, माली, कुमार जैसी जातियां थी, जिनकी आबादी लाखों में थी, या यूं कहें कि उस वक्त टॉप 10 आबादी वाली जातियों में शामिल थी। दरअसल 1931 की जातीय जनगणना के मुताबिक जाट समुदाय की आबादी 10,72,000, ब्राह्मणों की आबादी 8,81,000, चर्मकार समुदाय की आबादी 7,82,000, भील जाति की आबादी 6,64,000, राजपूतों की आबादी 6,60,000, मीणा समुदाय की आबादी 6,12,000, गुर्जर समुदाय की आबादी 5,61,000, माली समुदाय की आबादी 3,83,000, कुम्हार जाति की आबादी 3,73,000। हालांकि बीजेपी इस मामले में अपना स्टैंड अभी तक पूरी तरीके से क्लियर नहीं कर पाई है, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं का एक तबका भी जातिगत जनगणना की मांग करने लगा है। मूल ओबीसी को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की मांग को लेकर श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ से बड़ी संख्या में लोग बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जातिगत जनगणना की मांग कर चुके हैं। 11 में जनगणना हुई, 21 में हुई, 31 में जब जनगणना होने लगी तो वो जाति वाला जो था ना, वो कॉलम वो हटा दिया गया। ठीक है, हटा दिया गया। सरकार पहले आजाद होने से पहले ही पता चल गया भी लोग मांग करेंगे। पहले क्या होता था, अभी एक राजा जन्म लेता था, अब राजा जन्म नहीं लेता है, अब अंगूठे के नीचे है राजा। हनुमानगढ़ गंगानगर की 11 सीटें हैं, 11 में से 3 एसी की आ जाती है, 8 सीटें बचती है, उनमें से मूल ओबीसी को एक ही टिकट नहीं मिलती। 7 सीटें उसमें जाटों के 7 सीटें जाटों को मिलती है। हमारा हक जो है मूल ओबीसी को मिलना चाहिए। हम 3 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, 2 मिले 1 मिले, हमारे को कुछ याद करना चाहिए पार्टी को भी। इन्हीं के वोट है, हम भी गवर्नमेंट बना के भेजते हैं, 11 सीटें जिता के भेजेंगे, हमारे को एक टिकट मिलती है। जातिगत जनगणना को लेकर अब तक बीजेपी सधे हुए अंदाज में ही बात कर रही है। चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नारायण पंचवारिया ने कहा कि मूल ओबीसी को टिकट देने पर केंद्रीय चुनाव समिति ही मुहर लगाएगी।
है अभी देखो अपेक्षा तो आप दूसरे पार्टियों में जाएंगे देख लो क्या फिलहाल जातिगत जनगणना की मांग को लेकर कांग्रेस मुखर है और कांग्रेस जातीय जनगणना को अपने चुनावी वादे में शामिल कर रही है। इससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब देखना यह होगा कि बीजेपी इस मामले को कैसे हैंडल करती है या फिर ओबीसी वर्ग के टिकटों को कितना प्रतिनिधित्व देती है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। जल्द ही प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जल्द ही चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों को लेकर ऐलान कर देगा और चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लग जाएगी। तो आचार संहिता के साथ ही प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों के लोक लुभावने वादों को पूरा करने पर लगाम लग जाएगी और इससे ऐसी कई योजनाएं भी हैं जिन पर रोक लग सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, कई ऐसे ऐलान भी हैं जो पूरे नहीं हो पाएंगे। तो क्या राजस्थान में नहीं बन पाएंगे 3 नए जिले? क्या राजस्थान में नहीं हो पाएगी जातिगत जनगणना? 1 लाख पदों पर भर्ती की बजट घोषणा का क्या होगा? क्या होगा दीपावली पर कर्मचारियों के बोनस का? क्योंकि आचार संहिता में अटक सकती है घोषणाएं। क्या राजस्थान में नहीं हो पाएगी जातिगत जनगणना? जी हाँ, बिहार में जातिगत जनगणना करवा ली गई है। बिहार सरकार ने इसके आंकड़े भी जारी कर दिए हैं। वहाँ अभी गैर भाजपा सरकार है और बीजेपी को देश भर में राजनीतिक रूप से घेरने के लिए राजस्थान सहित सभी गैर बीजेपी शासित सरकारें इसकी पैरवी कर रही हैं। 9 अगस्त को बांसवाड़ा में हुई सभा में राहुल गांधी की मौजूदगी में सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान में भी जातिगत जनगणना की घोषणा की थी। हाल ही में दिल्ली में राहुल गांधी ने भी जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कहकर जातिगत जनगणना के पक्ष में अपने विचार रखे थे। कांग्रेस इस गणना से लगभग SC, ST और OBC वर्ग की जनसंख्या को साध सकती है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य विधायक हरीश चौधरी भी सरकार से ये मांग कर चुके हैं, लेकिन आचार संहिता लगने के साथ ही इस पर रोक लग जाएगी। सरकार इस उलझन में है कि जातिगत जनगणना करवाने के वादे को कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में शामिल करे या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जरिए इसकी शुरुआत करे। चुनाव घोषणा पत्र में शामिल करने पर चुनाव आयोग को कोई आपत्ति नहीं होगी और किसी नियम का उल्लंघन भी नहीं होगा। सरकार चाहे तो एक आदेश जारी कर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जरिए जातिगत जनगणना शुरू करवा सकती है, लेकिन यह बात तय है कि आचार संहिता लगने वाली है और ये जनगणना पूरी नहीं हो सकेगी। इसके साथ ही सरकार के वो वादे भी पूरे नहीं हो पाएंगे जो अभी तक अधूरे हैं या जिनका अभी ऐलान किया गया है, जैसे 1 लाख पदों पर भर्ती की बजट घोषणा। फरवरी 2023 में सीएम गहलोत ने 1 लाख नए पदों पर भर्तियां करने की घोषणा की थी, लेकिन वो घोषणा अब तक पूरी नहीं हुई है। अब इन 66,000 पदों का वर्गीकरण भी कर दिया जाए तो उन पदों की वित्तीय और प्रशासनिक मंजूरी संभव नहीं लग रही। सीएम गहलोत की 3 नए जिलों की घोषणा। सीएम गहलोत ने 3 और नए जिलों सुजानगढ़, मालपुरा, कुचामन की घोषणा कर सबको चौंका दिया, लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुसार भर्तियों के मामले में चुनाव आयोग आमतौर पर बहुत सख्त रवैया अपनाता है और आचार संहिता लगने से पहले की घोषणाओं को भी अक्सर रद्द कर देता है। आखिरी दौर में जो सरकारें घोषणा करती हैं, जैसे शिलान्यास, उद्घाटन, ये तमाम नीतिगत फैसले, ये सारे के सारे आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने के बाद नहीं होते हैं। न कोई शिलान्यास कर सकता, न कोई उद्घाटन कर सकता, न कोई सरकारी घोषणाएं कर सकता, न कोई बड़ा नीतिगत फैसला कर सकता है। और जो आखिरी दौर में जैसे अभी 6 अक्टूबर को राजस्थान के अंदर 50 से जो अचानक 3 जिले और बढ़ा दिए गए, जो बनाए गए, और रोजाना जो बोर्ड बन रहे हैं अलग अलग समाजों के नाम पे, कुछ समाजों के नाम पे तो 2-2, 3-3 बोर्ड बनाने की घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा और भांति की जो घोषणाएं हो रही हैं, क्योंकि उनका सही क्रियान्वयन कभी नहीं हो पाता है, तो ये आचार संहिता जो लगने के बाद ये सारे काम रुक जाएंगे। दीपावली पर सरकारी कर्मचारियों के बोनस का क्या? राजस्थान में पिछले 6 चुनाव नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच में हुए हैं, वहीं दीपावली अक्टूबर या नवंबर में होती है। सरकार किसी भी पार्टी की हो,
उसे सरकारी कर्मचारियों के लिए बोनस की घोषणा करनी होती है। इस बार दीपावली 12 नवंबर को है और उस दौरान आचार संहिता लगी होगी। सरकार अगर आचार संहिता लगने से पहले बोनस की घोषणा करेगी तो उसे आयोग से पूछने की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन अगर आचार संहिता लगने के बाद ये घोषणा की गई तो फिर आयोग का निर्णय ही अंतिम होगा। इन सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर आचार संहिता है क्या। दरअसल चुनाव की डेट के साथ ही आचार संहिता की घोषणा की जाती है। आचार संहिता के साथ ही आयोग को कई अधिकार मिल जाते हैं। अधिकारों के कारण कोई भी काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सरकार कोई भी नई योजना शुरू नहीं कर सकती। प्रशासन पर पूरी तरह निर्वाचन आयोग का नियंत्रण होता है। निर्वाचन आयोग अधिकारियों का ट्रांसफर और कार्य सौंप सकता है। चुनाव के डेट की घोषणा से परिणाम तक आचार संहिता लागू रहती है। चुनाव आयोग आमतौर पर आचार संहिता और चुनाव के बीच 45 से 60 दिनों का अंतर रखता है। आचार संहिता एक बार लागू हो जाए तो सरकार को सामान्य ऑर्डर भी आयोग से मंजूरी लेने के बाद ही जारी करना होता है। बिना आयोग की मंजूरी के सरकार अपने स्तर पर कोई नया ऑर्डर जारी नहीं कर सकती है। कैमरामैन मान सिंह के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। खबर में दम है में आज फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।